हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं राग दरबारी उपन्यास का पार्ट 3। ये उपन्यास बहुत बड़ा है जिसे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। सारी लाइन टू लाइन उपन्यास को कंप्लीट करेंगे, सभी मूल तथ्यों को हाईलाइट करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है वो सारे मैं आपको बीच में हाईलाइट करवाने वाली हूँ। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पीछे दो वीडियो में जो ख़त्म किया था तो लास्ट का था कि ऐसे मनुष्य हैं जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना अपना चिराग घिसते रहते हैं। आगे चलते हैं कि शिवपालगंज की जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भंग घोटने वाला लंगोट बंद सिपाही अब नज़दीक रखे हुए एक शिवलिंग पर भंग चढ़ा रहा था। क्लास वाले बच्चे ये तथ्य नोट करेंगे कि ये जो है लंगोट वाला सिपाही जो था ये किस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था? इमली के पेड़ के नीचे। और क्या कर रहा था? शिवलिंग पर भंग जो था वो चढ़ा रहा था। घोड़े के पुट्ठों पर एक चौकीदारी खरहरा रख कर रहा था। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत क्या कर रहा था? हवालात में बैठा हुआ डकैत ज़ोर ज़ोर से जो था वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ना। लिख लेना है आपने इसको। बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाले सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंबे के सहारे टिककर सो रहे थे। दरोगा जी ने उंगने के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उनको रुप्पन बाबू आते हुए दिखाई पड़ गए। वे भुनभुनाए कि पलक मारते ही फुर्सत नहीं है। रुप्पन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए और विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ जो था वो हाथ मिलाया। रुप्पन बाबू ने बैठते ही कहा, ये कथन याद रखने हैं कि रुप्पन बाबू के कथन कौन कौन से हैं। तो ये रुप्पन बाबू का कथन है कि रामाधीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी मिली है। तो कौन से रंग की स्याही से रामाधीन ने चिट्ठी लिखी थी? लाल रंग की स्याही से। क्लास वाले बच्चे नोट करेंगे। डाकुओं ने 5,000 रुपया मांगा। डाकुओं ने कितने पैसे मांगे थे? तो डाकुओं ने जो थे वो 5,000 रुपये मांगे थे। लिखा है अमावस की रात को दिखने वाले टीले पर बोला कि अमावस की रात को दिखने वाले टीले पर पैसे लेकर आ जाना। दरोगा जी मुस्कुराकर बोले, ये कथन याद रखना दरोगा जी का है कि ये तो साहब बड़ी ज्यादती है। कहाँ तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांग कर घर पर रुपया लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि कोई उन्हीं के घर पर रुपया पहुंचा दे। रुप्पन बाबू ने कहा। रुप्पन बाबू के कथन इसलिए बार बार बोल रही हूँ, आपको याद रखने कि रुप्पन के कथन कौन कौन से हैं। प्रश्न ऐसे भी बनता है आपको, है ना, कि दरोगा के कथन कौन से हैं, रुप्पन के। तो यहाँ पर रुप्पन जो है वो इम्पॉर्टेंट पात्र है, ठीक है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पात्र रुप्पन ही है। तो रुप्पन के कथन को बिल्कुल हाईलाइट करना है, हर एक कथन को देखना है बहुत ध्यान से। कि रुप्पन बाबू ने कहा, जी हाँ वे तो देख रहा हूँ, डकैती ना हुई रिश्वत होगी। दरोगा जी ने भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत चोरी डकैती अब तो सब एक ही हो गया है, पूरा साम्यवाद है। रुप्पन बाबू बोले, ये भी रुप्पन बाबू का कथन है, ठीक है, कि पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं? यही पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। रुप्पन बाबू ने कहा, फिर से रुप्पन बाबू का कथन है? नहीं, मैं मजाक नहीं करता। रामाधीन के यहाँ सचमुच ही किस रंग की चिट्ठी थी? लाल रंग की स्याही की लिखी हुई चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझे इसलिए भेजा है, वे कहते हैं कि रामाधीन हमारा विरोधी है। तो क्या हुआ? उसे इस तरह ना सताया जाए। बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिससे बताइए उसे कह दूं। रुप्पन बाबू ने अपनी गड्ढे में धंसी हुई आंखों को सिकोड़कर दरोगा जी की ओर देखा। गड्ढे में जो थी, है ना। दरोगा जी ने भी उन्हें घूर कर देखा और मुस्कुरा दी। बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहाँ होते हुए डाका नहीं पड़ेगा। रुप्पन बाबू धीरे से बोले। फिर से रुप्पन का कथन है। रुप्पन के कथन को आपने हाईलाइट करना, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ ये चिट्ठी जाली है, ज़रा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी एक ने लिखी हो। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते, एक आध में से दस्तखत भर करते हैं। रुप्पन बाबू और कुछ कहना चाहते थे, तब तक दरोगा जी ने कहा, जल्दी क्या है, अभी रामाधीन को रिपोर्ट लिखाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर चुप रहे। दरोगा जी ने फिर कुछ सोचकर कहा, सच पूछिए तो बताऊं, मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। किसका? जो चिट्ठी आई थी ना उसका, जो रामाधीन को कौन से रंग की
लिखी हुई चिट्ठी आई थी, लाल रंग की स्याही की चिट्ठी आई थी, है ना। और शिक्षा विभाग से भी क्या आपके कॉलेज से ही जान पड़ता है? रुपन बाबू बुरा ना मानिए, आप तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है कि रामाधीन के घर ये चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी होगी। आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं? रुपन बाबू ने फटकारते हुए कहा। फिर से रुपन का कथन है, आपने इसको ध्यान में रखना है। रुपन बाबू ने फिर से फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग उसे आत्महत्या ना मानेंगे, यही कहेंगे कि इसे किसी विद्यार्थी ने जहर दिया है। आप ठीक कहते हैं रुपन बाबू, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूँगा। मैं बख्तावर सिंह का चेला हूँ, है ना। और शायद आप नहीं जानते, इसके बाद सरकारी नौकरी की बातचीत का भी अकेला मजमून खुल गया है कि पहले के सरकारी नौकर रुपन बाबू उनकी बात छूकर बोले, छोड़िए, यहाँ मुझे और आपको छोड़कर कोई तीसरा नहीं है सुनने वाला। पर वे ठंडे नहीं पड़े, कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था कि आज़ादी मिलने से पहले मैं बख्तावर सिंह का चेला था। दरोगा की बात हो रही है, ठीक है। अब इस ज़माने में आपके पिताजी का चेला हूँ। रुपन बाबू विनम्रता से बोले, ये तो आपकी कृपया है, वरना मेरे पिताजी किसी लायक नहीं। वे उठ खड़े हुए, सड़क की ओर देखा। उन्होंने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं चलता हूँ। इस डकैती वाली चिट्ठी को ज़रा देख ही लीजिएगा। रुपन बाबू कितने वर्ष के हैं, नोट करना है आपको। रुपन बाबू 18 वर्ष, 10वीं क्लास में, कितने साल से? 3 साल से पढ़ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है, लिखने हैं ये आपने, ठीक है ना। कि रुपन बाबू 18 साल के थे, स्थानीय कॉलेज की 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने में खास तौर से 10वीं कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए पिछले 3 साल से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। और ये स्थानीय नेता था। उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता था कि इंडिया में नेता होने से पहले वो बोलते थे कि अगर इंडिया में किसी को नेता बनना है तो धूप में बाल सफ़ेद करने पड़ेंगे, ठीक है। यही उनका सबसे बड़ा जो है वो आधार है, ठीक है। वे सबको एक निगाह से देखते थे। रुपन बाबू थाने में दरोगा और हवालात में बैठा चोर रुपन बाबू की नज़र में एक ही था। उसी तरह इम्तिहान में नकल करने वाला विद्यार्थी और कॉलेज का प्रिंसिपल दोनों एक हैं। वे सबको दैनिक समझते थे, सबका काम करते थे, सबके काम आते थे, सबकी इज्जत करते थे, है ना। और सबसे आशीर्वाद भी मांगते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहाँ का कॉलेज ही था। तो नेता किसके लिए बोला है? ये रुपन के लिए बोला है, ठीक है। जहाँ उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते, जरूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते थे। वे दुबले पतले थे। अब ये रुपन की ये विशेषता बता रहे हैं और ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है, यहाँ से आपको लिख लेना है ये पॉइंट। कि रुपन जो थे ये दुबले पतले थे, पर लोग उनके मुंह नहीं लगते थे। उनकी लंबी गर्दन, लंबे हाथ, लंबे पैर वाले जननायकों के लिए उल जलूक और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफ़ेद धोती, रुपन बाबू क्या पहनते थे? सफ़ेद धोती और रंगीन बूशर्ट पहनते। अरे ये क्या आ गया भाई, है ना। तो ये याद रखना है, ये पहनते थे, सफ़ेद धोती और रंगीन बूशर्ट, और गले में रेशम का रुमाल लटकाते थे। धोती का कौंद उनके कंधे पर पड़ा रहता था। वैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की स्थिति, पर उनका रोंप पिछले पैरों पर पड़े हुए हिनहिनाते घोड़े का सा था। वे पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। उनके बाप का नाम वैद्य जी था। किसकी बात हो रही है? रुपन की बात हो रही है। रुपन की ये विशेषता बता दी कि रुपन क्या पहनते थे। ये वाला प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है पिता कहानी से आपके ऐसे वाले प्रश्न ऑलरेडी बन चुके हैं, चीफ की दावत से आपके ऐसे वाले प्रश्न बन चुके हैं। तो यहाँ पर भी इसकी संभावना हमारे लिए जो है वो 98% बन जाती है ना। तो अब रुपन के पिता का नाम था वैद्य जी। तो बड़े और छोटे कमरों का एक डाक बंगला था जिसे, अरे पता नहीं क्या यार ये, जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उनके 3 और कच्ची दीवारें और छप्पर डालकर अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबलों से कुछ दूरी पर पक्की ईंटों से दीवार पर टीन डालकर नई दुकान खोली गई थी। एक और रेलवे के फाटक के पास पाई जाने वाली एक कमरे की गुमटी थी। दूसरी ओर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक कब्र जैसा चबूतरा था। तो याद रखना है कि ये जो इनका जो घर था, ठीक है ना। तो एक साइड तो बोला क्या था, रेलवे स्टेशन था, और दूसरी साइड बरगद का पेड़ था। तो ये आपने लिख लेनी दोनों चीज़ें, है ना। अस्तबलों के पास क्या था? बोला अस्तबलों के पास एक और रेलवे फाटक, दूसरा बरगद का पेड़, है ना। बोला अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज।
इम्पॉर्टेंट है ये आपका सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज कहाँ लिखा गया था? तो ये इमारत बनी थी। बोला अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी। इमारत पर ही ये लिखा था। ठीक है। इस सब के बोला पिछवाड़े 3-4 एकड़ का ऊसर पड़ा था, जिसे तोड़कर उसमें चरी बोई गई थी। तो ऊसर तोड़कर चरी कहाँ पर बोई गई थी? ऊसर ये चरी बोई गई थी। चरी क्या है? घास ही होता है ना भाई, है ना। ठीक है, ये ऐसे वाला लंबा लंबा सा घास होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे वाला चरी कहीं कहीं सचमुच ही उगाई थी। इन्हीं सब जगहों से मिले जुले रूप को छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपाल कहा जाता था। यहाँ से इंटरमीडिएट पास करने वाले लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि यहाँ शांति निकेतन से भी आगे है। शांति निकेतन का जिक्र भी यहाँ हुआ है। लिखना है, हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं, हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसको कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है और इसलिए हमें देखो, हम आज भी उतने ही प्राकृत हैं। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है, बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन रहे थे। ये छंगामल क्या रहे थे कभी? ये आपको कोर्ट में बनने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन रहे थे। एक फर्जी प्रस्ताव लिखवा कर उन्होंने बोर्ड के डाक बंगले को इस कॉलेज की प्रबंधक समिति के नाम जो था वो लिखवा दिया था। जब कॉलेज के पास प्रबंधक छोड़कर और कुछ नहीं था, लिखने की शर्त के अनुसार कॉलेज का नाम छंगामल विद्यालय पड़ गया। विद्यालय के एक टुकड़े का अलग अलग इतिहास है। सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनाया गया था। उसमें प्रिंसिपल का दफ्तर था और कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होती थी। कि तो केंद्र गांव सभा, ये इसमें सामुदायिक केंद्र गांव सभा जो सरकारी पैसे से बना था, उसमें 10वीं और 11वीं की पढ़ाई होती थी। आपने लिख लेना है ना। अस्पताल जैसी इमारतें श्रमदान से बनी थी। टीन शेड फौजी छावनी के भग्नावशेष को रातों रात हटाकर खड़ा किया था। जुता हुआ ऊसर कृषि विभाग की पढ़ाई के काम आता था। अब जुता हुआ ऊसर क्या? ऊसर को छोड़कर वहाँ कर चरी बोई गई थी। तो ये जुता हुआ ऊसर किसकी? कृषि विज्ञान की पढ़ाई करने में जो था वो काम आता था। ठीक है, उसमें जगह जगह उगी हुई ज्वार प्रिंसिपल की भैंस के काम आती थी। ठीक है, ज्वार की बात भी की गई है ना। देश में इंजीनियर और डॉक्टरों की कमी है। कारण ये है कि इस देश के निवासी से कभी है चीज बोला चीज़ को समझने के पहले वे उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। भांखड़ा नंगल बांध को देखकर वे कह सकते हैं, है ना। तो अभी मैंने इसका पोल भी डाला था। आहा, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना है। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई युवती को देखकर वे मतीराम बिहारी की कविताएं सुनाते हैं। कौन से 2 कवियों का जिक्र हुआ है मैं पहले बता देती हूँ, फिर मत बोलना बताया नहीं था। लिखना है इसको, मतीराम बिहारी की कविताएं। इम्पॉर्टेंट है आपका ये भी पॉइंट, है ना। किराग दरबार में किन 2 कवियों का जिक्र किया गया है? मतीराम और बिहारी की कविताएं दोहराने लगते हैं। भावना के इस तूफान के बावजूद और इसी तरह की दूसरी अड़चनों के बावजूद देश के इंजीनियर पैदा करने हैं, डॉक्टर बनाने हैं। इंजीनियर डॉक्टर तो असल में वे तब होंगे जब वे अमेरिका और इंग्लैंड चले जाएंगे। कुछ शुरुआती काम टेक ऑफ स्टेज वाला यहाँ भी होना है। वह काम भी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज कर रहा था। साइंस की क्लास लगा रहा था। 9वां दर्जा मास्टर मोतीलाल। यहाँ से मोतीराम को याद रखना है। ठीक है, मोतीराम की क्वालिफिकेशन क्या थी? मोतीराम ने क्या करके रखा था? मोतीराम ने बीएससी पास की थी। लिखना है आपको। लड़कों की अपेक्षित घनत्व पढ़ा रहे थे। बाहर उस छोटे से गांव में छोटेपन की बतौर अनुप्रास छटा छाई हुई थी। सड़क पर ईख से भरी बैलगाड़ियाँ शक्कर मिल की ओर जा रही थी, है ना। ये याद रखना है। कुछ मरिए लड़के पीछे से ईख खींच खींच कर भाग रहे थे। आगे बैठा हुआ गाड़ीवान खींच खींच कर गालियाँ दे रहा था। गालियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाई में है, इसलिए गालियाँ और जवाबी गालियाँ एक दूसरे को ऊंचाई पर काट रही थी और दर्जे में खिड़की के रास्ते घुसकर पार्श्व संगीत का काम कर रही थी। लोग मज़ा ले रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। एक लड़के ने कहा, मास्टर साहब अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं? वे बोले, अपेक्षित घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी। एक दूसरे लड़के ने कहा, अब आप देखिए साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वे बोले, साइंस साला अंग्रेजी के बिना कैसे आ सकता है?
ये किसने बोला था? ये आपके जो थे, ये साइंस पढ़ाने वाले जो आपके मास्टर मोतीलाल थे, उन्होंने। ठीक है, बोला। लड़कों ने जवाब से हंसना शुरू कर दिया। हंसे के कारण हिंदी अंग्रेजी की बहस नहीं, साला एक मुहावरेदार प्रयोग था। वे बोले, इस हंसी की बात, ये हंसी की बात नहीं है। लड़कों को यकीन ना हुआ और वे जोर से हंसे। इस पर मास्टर मोतीराम खुद उन्हीं के साथ हंसने लगे। लड़के चुप हो गए। उन्होंने लड़कों को माफ़ कर दिया। रिलेटिव डेंसिटी नहीं समझते हो तो अपेक्षित घनत्व को यूँ दूसरी तरकीब से समझो। अपेक्षित माने किसी के मुकाबले का। मान लो तुमने एक आटा चक्की खोल रखी है और तुम्हारे पड़ोस में तो पड़ोसी ने दूसरी आटा चक्की खोल रखी है। तुम महीने में उससे 500 रुपये पैदा करते हो और तुम्हारा पड़ोसी 400, तो तुम्हें उसके मुकाबले ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना। इसे साइंस की भाषा में कह सकते हैं कि तुम्हारा अपेक्षित लाभ ज़्यादा है। समझ गए? एक लड़का बोला, समझ तो गया मास्टर साहब, पर पूरी बात शुरू से ही गलत है। आटा चक्की से इस गांव में कोई भी 500 रुपया महीना नहीं पैदा कर सकता। मास्टर मोतीराम ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, क्यों नहीं कर सकता? करने वाला क्या नहीं कर सकता? लड़का इस बात की से और बात करने की कला से प्रभावित नहीं हुआ। बोला, कुछ नहीं कर सकता। हमारे चाचा की चक्की धक्का पेल चलती है, पर मुश्किल से 200 रुपया महीना पैदा होता है। कौन है तुम्हारे चाचा? मास्टर मोतीराम की आवाज़ जैसे पसीने से तर हो गई। उन्होंने उस लड़के को ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम उस बेईमान मुन्नू के भतीजे तो नहीं हो? अब देखो, आ गया मुन्नू का जिक्र, है ना। ये किसने कहा था? ये मोतीराम ने कहा था। ठीक है, विद्यार्थी से। लड़के ने अपने अभिमान को छिपाने की कोशिश नहीं की, लापरवाही से बोला, और नहीं तो क्या। बेईमान मुन्नू बड़े ही बाइज्जत आदमी थे। अंग्रेजों में जिनके गुलाबों में शायद ही कोई खुशबू हो। एक कहावत है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो वे वैसा ही खुशबूदार बना रहेगा। वैसे ही उन्हें किसी भी नाम से क्यों ना पुकारा जाए। बेईमान मुन्नू उसी तरह इत्मीनान से आटा चक्की चलाता रहेगा, पैसा कमाते रहेगा, वाइज्जत आदमी है। वैसे बेईमान मुन्नू ने ये नाम खुद नहीं कमाया था, ये उन्हें विरासत में ही मिला था। बचपन से उनके बापू उन्हें प्यार से मारे बेईमान कहते थे। माँ उन्हें प्यार के मारे मुन्नू कहा करती थी। पूरा गांव अब उन्हें बेईमान मुन्नू कहा करता था। वे इस नाम को उसी सरलता से स्वीकार कर लिया था जैसे जेपी कृपलानी और आचार्य JL नेहरू के लिए पंडित जी और MK गांधी के लिए महात्मा गांधी। ये ना याद रखना किस किस का जिक्र हो, क्लास वाले बच्चे लिखेंगे। JB कृपलानी के लिए आचार्य जी शब्द था और JL नेहरू के लिए पंडित जी शब्द था और गांधी के लिए महात्मा गांधी शब्द था। लिखना है। मास्टर मोतीराम ने बेईमान मुन्नू के भतीजे को थोड़ी देर तक घूरते रहे। फिर उन्होंने सांस खींचकर कहा, जाने दो। उन्होंने खुली हुई किताब पर निगाह गड़ा दी। जब उन्होंने निगाह उठाई तो देखा लड़कों की निगाहें उनकी ओर पहले से ही उठी हुई थी। उन्होंने कहा, क्या बात है? एक लड़का बोला, तो यही तय रहा कि आटा चक्की में महीने से 500 रुपया पैदा नहीं किया जा सकता है। कौन कहता है? मास्टर साहब बोले, मैंने खुद आटा चक्की से 700 रुपये कमाए हैं, तो 500 की तो क्या ही बात है ना। मास्टर राम जो आपके ये हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने आटा चक्की से खुद कितने पैसे कमाए हैं? बोले, ये बात करते हैं कि 700 रुपये इन्होंने कमाए हैं। पर बेईमान मुन्नू की वजह से सब चौपट होता है। बेईमान मुन्नू के भतीजे ने शालीनता से कहा, इसका अफसोस ही क्या मास्टर साहब, ये तो व्यापार है, कभी चित कभी पट। कंपटीशन में ऐसा होता ही है। ईमानदार बेईमान का क्या कंपटीशन? क्या बकते हो मास्टर मोतीराम? ये याद रखना, मोतीराम कितने पैसे कमाने की बात करता है? 700 रुपये, है ना। तब तक कॉलेज का चपड़ासी उनके सामने एक नोटिस लेकर खड़ा हो गया। नोटिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, जिसे देखो मुआयना करने को चला आ रहा है। पढ़ाने वाला अकेला, मुआयना करने वाले 10-10। एक लड़के ने कहा, बड़ी ख़राब बात है। वे चौंकर क्लास की ओर देखने लगे और बोले, ये कौन बोला? एक लड़का अपनी जगह से हाथ उठाकर बोला, मैं मास्टर साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि अपेक्षित घनत्व निकालने का क्या तरीका है। मास्टर मोतीराम ने कहा, अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए ठीक उस चीज़ का वज़न और आयतन यानी वॉल्यूम जाना चाहिए। उसके बाद अपेक्षित घनत्व निकालने का तरीका जाना चाहिए। जहाँ तक तरीके की बात है, हर चीज़ के 2 तरीके होते हैं, सही और गलत। सही तरीके का नतीजा
निकलता है सही और गलत तरीके का गलत। इससे एक उदाहरण समझना चाहिए। मान लो तुम्हारे पास एक आटा चक्की बढ़िया नई मशीन लगाई, खूब चमचमा रही है, ग्रीस लगी हुई है, इंजन नया है, पट्टा नया, सब कुछ नया है, पर बिजली नहीं है, तो क्या नतीजा निकलेगा? पहले बोलने वाले लड़के ने कहा, तो डीजल इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुन्नू चाचा ने किया था। मास्टर मोतीराम बोले, यहाँ अकेले मुन्नू चाचा के पास अंकल नहीं है। इस कस्बे में सबसे पहले डीजल इंजन कौन लाया था, जानता है कोई? लड़कों ने हाथ उठाकर कोर्स में कहा, आप लाए थे। मास्टर साहब ने संतोष के साथ मुन्नू के भीतर देखा और हिकारत से बोले, सुन लिया बेईमान मुन्नू ने तो डीजल इंजन मेरी देखा देखी चलाया था, पर मेरी चक्की तो कॉलेज खुलने से पहले ही चल रही थी। मेरी आटा चक्की पर कॉलेज की इमारत के लिए हर आटा पीसने वाले को सेर भर आटे का दाम दिया जाता था। मेरी चक्की में पीसकर मैं आटा शहर में बिकने जाता था। कॉलेज की इमारतों का नक्शा बना है, मैनेजर काका ने कहा। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये किसने कहा है? मैनेजर काका ने, है ना। अरे ये मैनेजर चाचा ने कहा कि कॉलेज में तुम रहोगे तो मास्टर ही, पर असली प्रिंसिपल तुम ही करोगे, प्रिंसिपल तुम ही करोगे सब कुछ। तो ये किसने कहा था? ये मैनेजर काका ने इसको पूछा है, ठीक है, याद रखना है मास्टर मोतीराम को। बेईमान मुन्नू, मेरी चक्की कोई चीज़ ही ना रही। लड़के इत्मीनान से सुनते रहे। ये बात पहले से ही सुन रहे थे कि और किसी भी समय सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उन पर कोई खास असर नहीं होता है। पर मुन्नू के भतीजे ने कहा, चीज़ तो मास्टर साहब आप भी बढ़िया हैं, पर मुन्नू चाचा की बात सुनता है। आपकी चक्की पर धान कूटने वाली मशीन ओवर ओवर हीलिंग मांगती है, धान उसमें ज़्यादा टूटता है। मास्टर मोतीराम ने आपसी तरीके से कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरी जैसी धान की मशीन तो पूरे इलाके में नहीं है। पर बेईमान मुन्नू, कुटाई पिसाई का रेट गिराता जाता है, इसलिए लोग इधर उधर दौड़ते हैं। हिंदुस्तान की हालत है, 2 पैसे जहाँ किफ़ायत के उधर मुँह मारते हैं। ये तो सब जगह। बोला, उनकी निगाह खिड़की पास सड़क पर एक की गाड़ियों से 3 फीट ऊपर जाकर आगे की अपेक्षित क्षितिज पर अटके। कुछ साल पहले चिरंतन भावी पोज वाले कवियों की तरह वे कहते हैं, मशीन तो पूरे इलाके में वे एक थी, लोहे की थी, पर शीशे जैसी झलक रखती थी। मशीन किसकी थी? लोहे की। अचानक उन्होंने दरजे की ओर सीधे देखकर कहा और पूछा। लड़की ने अपना सवाल दोहराया, पर उसमें पहले ही ध्यान दूसरी ओर चला गया था। लड़कों ने भी कान उठाकर सुना। भारी ईख चुराने वाला और ईख बेचने वाला की गलियों के ऊपर, चपरासी के ऊपर पड़ने वाले प्रिंसिपल की फटकार, ऊपर म्यूजिक क्लास है, उठने वाली हारमोनियम की म्याऊं म्याऊं के ऊपर अचानक भग भग की आवाज़ होने लगती है। मास्टर मोतीराम की चक्की चल रही है, आवाज़ आ रही है। अन्न वस्त्र की कमी थी, चीख पुकार दंगे चित्कार सुनाई दे रहा था, और इसके तर्क के ऊपर सच्चा नेता जैसे सिर्फ आत्मा की आवाज़ सुन रहा हो, है ना। बक 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 बक। लड़कों ने कहा, क्या हुआ मास्टर साहब, अभी घंटा नहीं बजा है। वे बोले, लगता है मशीन ठीक हो गई है, देखो कैसी चलती है। दरवाजे पर गए, अचानक वहीं से घूम पड़े। चेहरे पर दर्द जैसा फैल गया, जैसे किसी ने जोर से चुटकी काटी हुए। बोला, किताब में पढ़ लेना, अपेक्षित घनत्व का अध्याय ज़रूरी है। उन्होंने लाल घुंटी रोककर कहा, इम्पोर्टेंट है। कहते हुए उनका चेहरा खिल गया। भग 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 कर्तव्य बाहर के जटिल कर्म क्षेत्र में उनका आवाहन कर रहा था, और किताबों का मोह रोक ना सका। दिन के 4 बजे प्रिंसिपल साहब अपने कमरे से बाहर निकले और दुबले पतले जिस्म के अंश की खाकी हाफ पैंट और कमीज ढके हुए, सर्जेंट वाला कोट बैंत बंगला दबाकर, पैर में सैंडल, कुछ मिलाकर चुस्त चालाक दिखते हुए, और जितने थे उससे ज़्यादा चुस्त और चालाक समझते हुए। उनके पीछे हमेशा की तरह कॉलेज का क्लर्क और प्रिंसिपल साहब, दोनों के अंदर बहुत गहरी दोस्ती थी। किस किस के बीच में? क्लर्क और प्रिंसिपल के बीच में। लिखना है ये। वे दोनों मास्टर मोतीराम के दरजे के पास से निकले थे। दरजा अस्तबलनुमा इमारत में लगा हुआ था। दूर से ही दिख गया था कि उसमें कोई मास्टर नहीं है। एक लड़का नीचे से जांघ तक फटा हुआ पैजामा पहने मास्टर जी की मेज पर बैठा हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या बात है मास्टर साहब, कहाँ गए थे? वे लड़का अब खड़ा होकर रोने लगा, और एक दूसरे लड़के ने कहा, ये मास्टर मोतीराम की क्लास है, फिर प्रिंसिपल को बताने की जरूरत नहीं। मास्टर साहब कहाँ गए हैं? क्लर्क ने कहा, ये याद रखना है ना, ये क्लर्क के कथन, है ना।
यहाँ पे, है ना। स्किड हैंड मशीन 24 घंटे की निगरानी मांगती है। कौन सी मशीन की बात की गई थी? स्किड हैंड मशीन की, है ना। ठीक है, कि 24 घंटे की जो है वो देखभाल मांगती है। मैं खुद एक बार 1500 रुपया देने को तैयार था। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क से पूछा, छोड़ो इस बात को, उधर दर्जे से मालवीय को बुलाओ। क्लर्क ने एक लड़के से कहा, जाओ उधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। थोड़ी देर में भला बुला दिखाने वाला नौजवान आता है। प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर से देखते हुए चिल्लाकर कहा, भाई मालवीय, ये क्लास भी देख लेना। मालवीय नज़दीक आकर छप्पर का एक बांस पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक ही पीरियड में 2 क्लास कैसे ले सकूंगा? रोने वाला लड़का हो रहा था। क्लास के पीछे लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। बाकी इन लोगों के पास कुछ इस तरह की भीड़ भी शक्ल में खड़ी हो गई थी जैसे चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया हो। प्रिंसिपल साहब ने आवाज़ तेज करके कहा, ज़्यादा कानून ना छाटो। जब से तुम खन्ना के लिए उठने बैठने लगे हो, तुम्हारे हर काम में दिक्कत हो गई है। मालवीय प्रिंसिपल साहब का मुंह देखता है। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय। एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठ जाती हैं। लड़कों को भी वैसी ही अपने दर्जे में ले जाकर बैठती है। उसने बहुत मीठी आवाज़ में कहा, पर ये तो 9वां दर्जा ना है, वहाँ तो 7वें दर्जे की पढ़ा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब की गर्दन मुड़ गई। समझने वाले समझ गए कि अब उनके हाथ में हाफ पैंट की जेबों में चले जाएंगे और वे चीखेंगे। वही हुआ। वे बोले, मैं सब समझता हूँ, तुम भी खन्ना की तरह बहस करने लगे हो। 7वें और 9वें फ़र्क समझता हूँ। दोनों हुक्म है, दोनों चुप्पे करके आउट करो, समझो कि नहीं। प्रिंसिपल साहब के ही गांव के रहने वाले थे और दूर दूर के इलाकों में अपने 2 गुणों के लिए विख्यात थे। एक तो खर्च का फर्जी नक्शा बनाकर कॉलेज की ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी पैसा खींचने के लिए, दूसरे गुस्से की चरम दशा में स्थानीय अवधि बोली का इस्तेमाल करने के लिए। कौन सी बोली का जिक्र हुआ बीच में? अवधि बोली का, है ना। लिख लेना है इसको। जब भी अवधि बोलने लगते हैं तो वहाँ से बड़े बड़े तर्कशास्त्री भी उनकी बात का जवाब ना दे सकते थे, है ना। ये हम कल पढ़ेंगे। मालवी से झुकाकर वापस चला गया। प्रिंसिपल साहब ने फटे पैजामे वाले, बस इतना सा ना। बाकी जो भी हाईलाइट किए हैं मैंने पॉइंट आपको, वो आपने सारे ही लिख लेने हैं, सब इम्पॉर्टेंट हैं। क्लास वाले बच्चे ज़रूर लिखेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा आप टैट के बच्चों के लिए जो है LT बैच की बात कर सकते हैं। टैट का एग्ज़ाम जो है वो भी अभी नवंबर में होना है, दिसंबर में आपका नेट होना है, ठीक है। नोटिफिकेशन अभी जो है वो हाल ही में आधी अधूरी जारी हुई है, वैसे नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा हिंट दिया है कि इस महीने तक आपकी UGC नेट के फॉर्म भर दिए जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।